इससे तो ज्यादा ही आएगा काफी। कीवर्ड्स ही लिखने होते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा। तो आपने कहाँ पेज छुड़वाया था सीसीडी के बाद? नहीं, 80C में ही छोड़ा होगा शायद से। नहीं भी छोड़ा आपने तो आप लिख सकते हैं फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर 80C। और 80C की लिस्ट लिखनी है हम लोग को। ओके सर। हम्म। सर आइए। 80CCC तो पूरा हो गया ना? हाँ जी। ठीक है। चलिए, 80C के अंदर लिखते हैं। सबसे पहला नाम क्या लिखा हुआ बच्चे? कंट्रीब्यूशन यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान को बोला जाता है यूलिप, शॉर्ट में ULIP। और ये कौन से साल का प्लान है? 1970। हमें कोई लेना देना नहीं है इसका। आप प्लीज नाम लिख लीजिएगा। यूलिप 1971। ये नाम है अलग अलग 80C के। फॉलोइंग आर एलिजिबल डिडक्शंस फॉर 80C। फॉलोइंग आर एलिजिबल डिडक्शंस फॉर 80C। और इसको रीड भी कर लीजिएगा। सर ये बुक में कौन सा पेज है? एक सेकंड आ रहा हूं। हाँ जी। सबसे पहला लिख लिया। आपको यस। अंदर का नहीं लिखना, ये आपको ऑब्वियसली एक बार मॉड्यूल से रेफर करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिखवाऊंगा आपको। अंदर का आपको रीड करना है। अगर आप इंटेंशन समझेंगे, यूलिप प्लान कौन ले रहा है? इंडिविजुअल अपने नाम पे ले रहा है, या अपने स्पाउस के लिए ले रहा है, या चिल्ड्रन के लिए ले रहा है? और इन केस ऑफ HUF तो वो किसी मेंबर के लिए ले रहा है। ये सारी बातें आपको खुद से रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ नाम बता सकता हूँ आपको। अगला लिख लीजिएगा। यूलिप किस चीज का है? LIC। और आगे म्यूचुअल फंड लिख लीजिएगा बस। म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं है कहीं भी म्यूचुअल फंड आगे हमने डाल दिया, प्लान यूलिप ही है। हाँ, LIC का यूलिप प्लान है बस। लिख लिया। सिर्फ आपको कीवर्ड्स लिखने हैं बेटा, उसका रीड खुद करना है बेटा आपको। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये चाहे आप LIC से ले लो, चाहे किसी भी इंश्योरेंस से ले लो। और अब ये टेबल अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखा देखा लगेगा। बिफोर 31, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। बिफोर 31 मार्च 20%। 12 13 पे 10%, और 13 के बाद हैंडीकैप पे 15, और वैसे 10। क्लियर है जी? इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ रही है, पर एक बार अभी लिस्ट के नाम चल रहे, ठीक है, फिर ऊपर आएंगे। चौथा पॉइंट लिखिएगा। डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी लिख लिया। अगला लिखिएगा। एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी पेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सिक्योरिंग अ डेफर्ड एन्युटी। नौकरी कर रहा है और डेफर्ड एन्युटी स्कीम के लिए पैसा कट रहा है तो एग्जैक्ट लिख लो चाहे फटाफट।
लिख लिया बच्चे? अगला पॉइंट याद करिए, एसपीएफ, आरपीएफ, पीपीएफ सैलरी के अंदर करा था। सिर्फ आपको नाम लिखने, एसपीएफ में अगर किसका कंट्रीब्यूशन होता था जो एलिजिबल होता था, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं, आप लिख दीजिएगा, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, कॉमा आरपीएफ, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ, कॉमा आरपीएफ। और देखो पीपीएफ के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, वो तो कोई भी करता है तो वो चीज होता है। ठीक है, तो फुल स्टॉप कर दीजिए और उससे आगे लिख दीजिएगा पीपीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एनी पर्सन, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एनी पर्सन। कहिए साहब, क्लियर है? सर ये क्या एग्जाम्पल आएंगे बेटे, सभी एग्जाम्पल वापस आएंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, अगर इसमें आप पैसा डालते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये क्या होता है? अगर एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे कोई अकाउंट खोलते हैं, जैसे मैंने इनाया के नाम पे अकाउंट खोला हुआ है, तो उसमें अगर मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ 50 या 60 हजार, सो दैट्स एलिजिबल फॉर एटीसी डिडक्शन। आगे एक और चीज इसमें होती है, आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ेंगे। मतलब ये अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट है, और कल को जब आप सारा पैसा विड्रॉ करेंगे तो कोई भी टैक्स नहीं लगे। तो सुकन्या समृद्धि का अगर मैं समराइज करूं, रीड करवा दूंगा आपको अभी, जब आप पैसा डालोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, उस पे जो इंटरेस्ट हर साल मिलता रह रहा है वो एग्जेम्प्ट है। विड्रॉल के टाइम पर जब बच्चा 18 ईयर्स का होगा तभी आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो भी कोई भी टैक्स नहीं लगे। क्लियर है जी? इसको आराम से पढ़ लीजिए एक बार चाहे। पेपर में इस लेवल तक आ सकता है कि वो बोल दे कि वो उसकी डॉटर नहीं है लेकिन लीगल गार्जियन है, तो आप हल्के में नहीं ले सकते, आपको जो डेटा दिया वो पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब इतना आ जाए तो मतलब बहुत ही खतरनाक चीज है, बट वी कैन नॉट टेक रिस्क। बताइए। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट लिखिएगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सर ये क्या होता है बेटे? एनएससी 8 के कोई प्रोडक्ट होंगे, आपने वो ले लिए तो डिडक्शन मिल जाएगी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 8। नेक्स्ट, अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी, अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी। सर एलआईसी के लाइफ इंश्योरेंस अलग होती है, एन्युटी प्लान और प्रोडक्ट होगा भाई। और एन्युटी प्लान में आप नाम देख रहे हैं इसमें, जीवन धारा, जीवन अक्षय, जीवन धारा, जीवन अक्षय 1 2, ये नाम भी थोड़े थोड़े ध्यान रख लोगे तो सही है। ठीक है ना? याद रखने काफी डिफिकल्ट है, तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे पॉलिसी लेना चाहे तो आपको याद ही हो जाएगा, बता दीजिएगा पॉलिसी लेनी है तो, जस्ट टू हेल्प यू कि आपको याद हो जाए बस चीज, है ना? ये सारे प्लान ले लोगे तो याद ही हो जाएंगे ना बेटी। तो दिला दो नंबर लिखे। तो मुझे नंबर क्यों लेना चाहता है? नहीं तू ठीक है, मैं फॉर्म ले आऊंगा तेरा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फॉर्म ले आऊं गोपाल जी? अरे ले आना, मैं छुट्टी। हाँ आप फाइनेंस कर दो क्या? नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट कर, आप ऑलरेडी, सही बच्चों को जरूरत होती है बेटा एलआईसी की। सर इसका एलआईसी करवा लेते जो छुट गया। किसका? इंश्योरेंस करवा लेते तो परिवार का ले लेना ये बात। हाँ एग्जैक्टली। लेना, सेक्टर का लेना नहीं, तो इतनी बार प्रोजेक्टर बोल रहा है।
अगर बाय चांस ये निकला ना, तो बेटे FIR बिना कैमरा देखे तेरे ऊपर होगी। हाँ। ठीक है ना। अगला कौन सा लिख लिया हमने? अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ LIC लिख लिया। सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कौन से हैं? ये बहुत पहले के टाइम में कोई लिखा भी नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर पॉइंट लिख लीजिए। पता नहीं कौन से नोटिफाइड होंगे वो, इन अकॉर्डेंस विद सच स्कीम नोटिफाइड, कुछ नहीं जाना उसके अंदर। क्या दोस्त? क्या कह रहे हैं? धनसुरा जी आप इतने अच्छे बच्चे हो यार, आप आपकी संगति खराब हो रही है, वातावरण खराब हो रहा सर, है। हाँ जी बच्चे। नॉर्मल म्यूचुअल फंड यूनिट और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में क्या डिफरेंस है? कोई फर्क नहीं है मैडम, लिख लो आप। है तो यूलिप अलग से क्यों बार बार बोलते रहते? यूलिप ना, जैसे गवर्नमेंट कभी भी स्कीम्स लाती है किसी चीज का बेनिफिट, जैसे कि गवर्नमेंट जरूरत के हिसाब से चीजों को ऐड करती है, वो उस टाइम की हिस्ट्री से रिलेटेड होती है चीजें। अच्छा, तो एक नया टाइप ऑफ इंश्योरेंस आया हुआ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और हजार प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं जरा नाम ध्यान रखने, कीवर्ड्स, बस उतना ही होता अच्छा, ओके सर। है। अगर भाई आ गए तो दिक्कत आ जाती है ना। देखो ऐसे, ऐसा नहीं होता पर, लेकिन ना आप ये मान लो कि जो चीज आपको लग रहा है ना कि ये कौन ही पढ़ता है, ये इंस्टीट्यूट ना रीड कर लेता है कि बच्चा ऐसा सोचता हो, समझ रहे हो? और फिर उसमें से कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट्स आते सर एक चीज पूछनी थी, जो हम लोग ये सारी लिख रहे हैं, आपने फॉलोइंग करके हेडिंग जो लिखवाई थी इन सब की, वो क्या थी? हैं। फॉलोइंग आर एलिजिबल डिडक्शंस अंडर 80C। ठीक है सर। मैं जब वीडियो देख रहा था ना चोरी की, तो पहले ना वो यहाँ आया था, मैं डर गया भाई, ये एम्प और कैमरे भी वो भी ले गया क्या सारे। पर फिर उसने कुछ मतलब इधर ना, पहले इधर आया था। तेरे को 600 की बड़ी है। सर, इंस्टीट्यूट में चोरी हुई? जाने को कुछ भी चला जाए। सर, इंस्टीट्यूट के अंदर चोरी हुई? बचा हुआ है ना, वो भी वो ले गया। नहीं मतलब, हाँ मतलब इजीली आराम से ऐसे कट कर रहा हूँ उनके पास होता है। हाँ भाई दरवाजा तोड़ दिया भाई, बैग लेके आया था वो साथ में। सर रिकॉर्डिंग से करता हूं। मैंने अभी ना उसको रिकॉर्ड नहीं करा, वो दोबारा कैमरे पे जाना पड़ेगा, पर मैं उसका वीडियो शेयर करूंगा। ठीक है जी, तो वो लॉक भी तो लग गया ना। सर लॉक भी टूट गया, मतलब लॉक भी लगा, अभी तो लगा इंटरलॉक वाला लगा देना, वो बाहर से उसे दिखेगा नहीं। चीज वो तो वैलिड बात है। चीज है, अगली बार सर इसे काट लेगा। सर आप कुछ भी होता पहली बार मैं रिस्क ना, मैं बोलूं कुछ। सब्सक्रिप्शन आपने तो कितने पॉइंट लिख लिए? हाँ तो लिखो ना, नोटिफाइड पेंशन फंड लिख लिया। सर दुष्यंत सर क्या बोल रहे हैं इस बारे में, उनके क्या विचार है? यार वो तो अभी कुछ भी नहीं बोल रहे, चल तो उन भी है। किस किस तुम्हें तो तबियत खराब है, जैसे दुष्यंत सर ही ऐसे संडे सुबह सुबह मतलब मैं नहीं देख रहा। हाँ लोग सर पता है चला कि चोरी हो गई आपको, 12-1 बजे फोन आते हैं।
कि खुला हुआ दरवाजा और कुछ आया किसका फोन आया था? इधर यहाँ पे जो टेलर नीचे थर्ड फ्लोर पे ना, टेलर का भी वो है, उधर कपड़े और वो करते हैं, इधर ही रहते हैं, उन्होंने फोन करा। दरवाजा खुला हुआ है, चोरी हो सर गई। इसमें सिर्फ नोटिफाइड पेंशन फंड लिखना है। हाँ जी, नोटिफाइड पेंशन फंड लिख लीजिएगा बस। यूटीआई वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, यूटीआई पे लिख दीजिए। नेक्स्ट इज नेशनल हाउसिंग बैंक, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट होता है 5 साल 4 साल, टर्म का मतलब होता है एक टेन्योर के लिए वो। सर 14th एक बार दिखाओगे क्या था? हाँ जी, देख रहा हूँ अभी, तबियत पूरी सही नहीं है। सर ये पूरा लिखना है हमारे को, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट। पूरा लिख लो मैडम, कोई बात नहीं। मतलब आपको नेशनल हाउसिंग बैंक कीवर्ड है, बट एक ही लाइन है तो लिख लीजिए उसको। नेक्स्ट इज नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, और उसके ब्रैकेट में लिख लेना हुडको, HUDCO, नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम और ब्रैकेट में हुडको। ये अर्बन डेवलपमेंट कोई करके ऐसे स्कीम्स होती है गवर्नमेंट, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट ऐसे करके। सर एक बार 13 दिखा दोगे, वो वाला पूरा नहीं लिखा था। स्कीम का नाम नहीं है ये, हाँ स्कीम का नाम बोलो, पर हाँ कंपनी भी ऐसी है, मतलब काफी बड़ा इंस्टीट्यूशन है ये, इनके यूनिट्स होते हैं हुडको। हाँ जी, क्या कह रहे हो मैडम? सर बस एक बार 13 दिखा दोगे आप, उसका थोड़ा मिस हो गया था। बस सर ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। अगला इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्यूशन फीस। आप दूसरे जगह ले लो, ठीक है। ट्यूशन की ऐसा ना कई बार हो जाता है कि ना किसी स्टूडेंट के पेरेंट कहते हैं कि आप ना हमें वो रिसिप्ट में लिख के दे दो कि 80C की डिडक्शन मिल जाएगी हमें, कि हमने जो भी फीस दी है। हम होना अलाउड है ऐसे, तो हर कोई 80C के लिए मैं इशू कर दूंगा, ठीक है। ट्यूशन फीस क्या होता है, आपने स्कूल में जो अपना फीस दी है ना, उसके अंदर आप हमेशा ट्यूशन फीस देते थे, ठीक है। ये वो चीज है, या आप डीयू, आप किसी कॉलेजेस में है, नोटिफाइड यूनिवर्सिटीज और उसमें, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि आप आसपास कहीं भी कोचिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, और आपको वो बोलते हैं कि ट्यूशन फीस है, वो नहीं है सबसे पहली चीज, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आपके पेरेंट्स जब आप स्कूल में थे, जब वो फीस पे कर रहे थे, ठीक है, स्कूल की, तो उसमें ट्यूशन फीस कॉलम होता है, वहां पे अमाउंट भी डला होता है, तो वो एलिजिबल होता है 80C पे। लेकिन कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों, ठीक है जी। और दूसरी बात, ये जो स्कूल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज कहाँ होना चाहिए? इंडिया का। आइए रीड करते हैं। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, पूरे लिख लीजिएगा, चाहे पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस को अंडरलाइन कर देंगे। टू एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया, विद इन इंडिया, फॉर फुल टाइम एजुकेशन और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। आप जो कोर्स कर रहे हैं ये फुल टाइम है, पार्ट टाइम? इट इज अ पार्ट टाइम कोर्स, नहीं है, इधर के रेलेवेंट पर एक जगह पर आएगा। तो ये जो कोर्सेज है पार्ट टाइम, और बीकॉम फुल टाइम। उससे ज्यादा टाइम लगना है। इसको बिना पढ़े निकाल दिया, रात को भी चल रहा है, दिन में भी चल रहा है, पार्ट टाइम कैसे हो गए? तो ओवर टाइम दे रहा है, ओवर टाइम जॉब जॉब में भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है ना। तो आपको इसमें कीवर्ड्स क्या है? ट्यूशन फीस होना चाहिए, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, कॉलेज स्कूल एजुकेशन से विद इन इंडिया,
एंड फुल टाइम एजुकेशन। सर जैसे हम जो आईसीआई की फीस भरते हैं रजिस्ट्रेशन वो भी उसमें ट्यूशन फीस होता है? आई थिंक नहीं होता शायद से। और अगर उसमें हुआ तो फिर अगला सवाल वही है कि वो पार्ट टाइम के अंदर आता है, क्योंकि वो ओपन लर्निंग कोर्सेज है। तो मतलब जो बीकॉम जो खोल से कर रहे हैं वो भी ओपन से कर रहे हैं तो वो भी नहीं आएगा। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू क्या क्या फुल टाइम है, क्या क्या पार्ट टाइम है इस पॉइंट के अंदर। चेक करना पड़ेगा। अगर हाँ, पर आपको ऐसे पेपर में नहीं आएगा। पेपर में यही है ट्यूशन फीस एंड इंस्टीट्यूशन और वो होगा। ठीक है जी। एक बार अंदर का पॉइंट रीड कर लीजिए। सपोज करिए एक इंसान है, उसके 3 बच्चे हैं। एक का ट्यूशन फीस है 40,000, एक का 20,000, एक का 5,000। कौन से 2 बच्चों का लेंगे? ऑब्वियसली जिनका मैक्सिमम टू होगा। ठीक है ना, पेपर में ऐसा आएगा तो यू हैव टू सिलेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। आराम से लिखेगा, मैं जैसे लिखाऊंगा रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। इसको सोचते हैं, अगर आप घर के लिए लोन लेते हैं तो जो इंटरेस्ट देते हो उसका तो ब्याज की डिडक्शन तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही हो जाती है। और हमने 80 भी देख लिया, ई भी देख लिया, लेकिन प्रिंसिपल रीपेमेंट की डिडक्शन हो रही है क्या? 80C। पर क्या ही फायदा, कितने सारे 80C में ही डाल दिए। बढ़िया रहता अगर इसका अलग कोई सेक्शन निकालते तो। समझ रहे हो, 1.5 लाख का ऐसे हो जाता है बेटे लोगों का। जो नौकरी कर रहा है आरपीएफ पीपीएफ उसके अंदर ही जमा हो जाता है। ठीक है ना, तो पॉइंट तो अच्छा है, पर 1.5 लाख के अंदर आके खराब सा बन जाता है। तो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी। ओ माय गॉड, स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है? टैक्स। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं खरीदते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है ना। मेरा आपसे सवाल, स्टैम्प ड्यूटी किसको पे करा जाता है? कौन सी? जो सेंट्रल को जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट? गोज टू स्टेट गवर्नमेंट। और बेनिफिट कौन दे रहा है? सेंटर। ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है। हाँ जी। अच्छा, को तुम उसमें पढ़ा है तुमने? वेरी गुड, पढ़ाई कर रहे हो आप उधर। ठीक है, तो बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी जो है इट इज पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, पर उसका बेनिफिट कौन दे रही है आपको? सर स्टैम्प ड्यूटी के बाद ये रजिस्ट्रेशन फी और अदर एक्सपेंस और वो सब ऐसी है। मेन आपको देखना है रीपेमेंट ऑफ लोन और स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है ना, तो वो भी 80C के अंदर आ रहा है। ये इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला लिखिएगा, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स। एक टाइम था जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो 80C में बेनिफिट मिलता था, अब वो नहीं मिलता क्योंकि मॉड्यूल में लिखा हुआ। चलिए आइए, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बस बेटे खत्म होने वाला। नाइनटीन पॉइंट बच्चे, 5 साल की एफडी, दिस कैन टच योर लाइफ। आई मीन आपके घर वाले जो होंगे ना, आपके घर में क्या लगता है, पेरेंट्स ने एफडी करा रखी है? हाँ जी, बता दीजिए कितना अमाउंट है गोपाल जी? बताइए, बताया नहीं, उनको आप पे भरोसा है। तो जो एफडी कराते हैं, अगर आपने 3 साल की एफडी कराई इट इज नॉट एलिजिबल फॉर 80C। बट इफ दैट इज फॉर 5 years एफडी कराई जाती है तो उसमें लिखा होता है 5 साल की एफडी आ रहा है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कहाँ पे एफडी करानी है? बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर। शेड्यूल्ड बैंक मींस एसबीआई, सबसे बैंक ऑफ एसबीआई, कॉरस्पॉन्डिंग बैंक, जितने भी बैंकिंग कंपनी है। ठीक है, तो ऐसे इतना डिटेल नहीं जाने का है, बस 5 साल की एफडी अगर आपने करा। क्लियर है बच्चे? तो इसको रीड कर लोगे ना। अगला, नोटिफाइड बॉन्ड्स इशूड बाय नाबार्ड।
अगर नाबार्ड वर्ड आ गया तो समझ जाइए 80C में एलिजिबल है। एक बार नाबार्ड की फुल फॉर्म देखोगे। हाँ, तो ये वही एग्रीकल्चरल रिलेटेड ही इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो एक बार नाबार्ड का देखो ना, एक बार बताओ ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लिख लीजिए इसको। पता लगे पेपर में फुल फॉर्म आ गई, आपने बोला ये तो था ही नहीं, नाबार्ड था सर ये। क्या फुल फॉर्म है नेशनल? नेशनल बैंक, तो ए नेशनल किस बैंक चीज फॉर के लिए है? एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। सर 21 की देगी। 21 में तेरा पोस्ट ऑफिस के अंदर तो 5 साल की एफडी करा है, इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना बच्चे, इन्वेस्टमेंट एंड 5 ईयर टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के अंदर। बहुत सारे लिखवा दिए मैंने। देन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन की स्कीम होती है, उसमें पैसे डालेंगे आप। अगला लिखिएगा, कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और एडिशनल अकाउंट में ना वो लिख देना टीयर 2, टीयर 2 TIER 2। और टीयर 1 का आ गया बेटे, वो तो CCD 1 में जो कंट्रीब्यूशन जा रहा था ना, एनपीएस के अंदर ना अकाउंट होता है, तो एक होता है टीयर 1। टीयर 1 में डालते हो तो सीसीडी में चले जाते हो, और टीयर 2 में डालते हो तो 80C में आ जाते हो। एक बार यही बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, प्लीज एक बार रीड कर लीजिएगा। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑब्वियसली मैं हल्का फुल्का फ्लेवर दे के ही निकलूंगा, ताकि आप इसमें केपेबल हो रीड करने की अगर जरूरत पड़ जाए। पढ़ लिया क्या? समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बोल्ड में पढ़ लो, 10 टीयर 2 अकाउंट इज एन एडिशन ऑफ एनपीएस कंट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिफाइड एक्शन एनटीसी ओनली इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है ये? इतना गहरा जाते नहीं है, बट ठीक है, एक बार मतलब आइडिया लग जाएगा आप रीड करेंगे तो। टर्मिनेशन ये वाला आप नॉर्मल रीड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा। और फिर इसके बाद इन्होंने समरी दी हुई है पूरी, जो जो हमने लिख दी है। ठीक है बच्चे, तो ये सारी वही जो हमने पॉइंट लिखे हैं उसी की समरी है। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब एक दो सेक्शन कर ले पहले। आपने वो स्कीम सुनी थी, वो अग्निवीर, अग्निवीर वाली स्कीम क्या थी, कुछ ध्यान? रिजल्ट आ रहा है सर कल उसका, अग्निवीर का? का। मेरा भाई है ना, तो उसका कल आ रहा है। अच्छा, तो अग्निवीर जो भी एक मतलब कैसे, जो भी उनका क्राइटेरिया होता हो सिलेक्शन, अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो क्या उनका भी कुछ पीएफ जैसा पैसा कुछ कटेगा या नहीं कटेगा? और उनका टैक्सेबिलिटी अलग से दे रखी है कि उनको डिडक्शन कैसे मिलेगी, क्या है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जितने भी अग्निवीर होंगे, पहले आराम से पढ़ते हैं इसको। अग्निपथ स्कीम, सॉरी मैं अग्निवीर बोल रहा हूँ। अगर ये दिखा दो सर किसी। अग्निवीर भी है ना, ठीक है।
अग्निपथ स्कीम एक बार पढ़ोगे, इसमें क्या है? इंडियन आर्म फोर्स में मेन बातें लिखाऊंगा बस ये दो। पहला सर जो वाला नेक्स्ट क्लियर है? हेडिंग है वो ये लिखनी है टीयर 2 वगैरह के बाद। हाँ, सीसीएच की हेडिंग आप लिखेंगे, बट एक बार आप सुन लीजिए, अभी हेडिंग बन जाइएगा प्लीज, पहले मेरे को समझाने दीजिएगा। मीनिंग ऑफ अग्निवीर कॉर्पस फंड, भाई जो भी आपका पैसा है वो जैसे पीएफ फंड होता है, आरपीएफ, तो इनके लिए कौन सा है? अग्निवीर कॉर्पस फंड। ठीक है। फीचर्स ऑफ अग्निपथ स्कीम, ईच अग्निवीर इज टू कंट्रीब्यूट 30% ऑफ हिज मंथली कस्टमाइज्ड अग्निवीर पैकेज टू द इंडिविजुअल अग्निवीर कॉर्पस। 30% आपका जो भी आपकी सैलरी है वो कहाँ जाएगा? अग्निवीर कॉर्पस फंड में। सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पैसा डालेगी? फर्दर द गवर्नमेंट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अ मैचिंग अमाउंट टू द अग्निवीर कॉर्पस। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी जो भी सैलरी है वो सैलरी कैसे निकलेगी वो मैटर नहीं, उसका तीस सर परसेंट उसका 30% एक इंडिविजुअल भी डालेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डालेगा। ठीक है जी। सर ईच अग्निवीर मतलब क्या है? इंडिविजुअल हर एक बंदे का अलग अलग होगा ना। तो अग्निवीर एक वो है, मतलब जॉब पोजीशन है? सही से बताओ। हाँ जी, ये न्यूयॉर्क में निकली है जॉब। अरे इसे बताओ, इसे पता ही नहीं, बताओ, हद हो गई। अग्निवीर जो होता है, कौन होता है मैडम? हाँ, अच्छा, ओके सर। जिनका इंस्टा पे ट्रेंडिंग रील्स होती है उसको बोला जाता है। चलो अच्छा, तो बोल दिया, इससे पूछना क्या होगा। कौन होता है? नहीं सर, समझ आ गया, जो आर्मी में होते हैं। हाँ सर मैंने सीधा बस यही देखा ना, मैंने वो हाँ, अग्निवीर। क्या आप एक अग्निवीर हैं? नहीं सर। ठीक है ना बच्चे? तो सर 30% हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 30%। डिडक्शन के बारे में पढ़िएगा, डिडक्शन कॉलम इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्पस फंड बाय इंडिविजुअल होल्डर। तो कह रहे हैं डिडक्शन मिल जाएगी, क्वांटम ऑफ डिडक्शन अब देखिएगा ध्यान से। CCH1 provides a deduction for the amount paid out by the assessee being an individual enrolled in the scheme on or after। तो आपको सारी की सारी डिडक्शन मिल रही। 1/11/2022। CCH1 स्कीम जब से भी लागू हुई होगी और वो डेट है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इसी डेट से सैलरी क्रेडिट होनी चालू हुई होगी। और ठीक है जी, तो जितना भी आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है, कहने से यू विल गेट द डिडक्शन। कौन से सेक्शन में? CCH। क्या आपकी सैलरी में जुड़ेगा वो? पहले नहीं, जैसे वो होता था ना SPF RPF, सैलरी में नहीं जुड़ता था जो भी है नीचे। और हालांकि RPF SPF यहाँ तो अप टू द लिमिट ऑफ 150 था, यहाँ पे कोई नहीं है भाई, बिल्कुल आर्मी वालों के लिए क्यों होगा भाई, बिल्कुल सही बात है। और CCH2 किसका है? एक बार अब आप डेवलप्ड, आप पढ़ के मुझे समझाइए। CCH गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करेगी, पढ़ के बताइए पॉइंट नंबर B, और उसके अगला जो C है, E लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए। तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन बेसिकली डिडक्शन हो सकती है उसकी, मतलब एसएससी की पहले इनकम पे। पहले ऐड होगा और उसके बाद नीचे डिडक्शन मिल जाए। कोई लिमिट है उसमें? कोई नहीं। मुझे बताइए, क्या आपको क्लियर? ये कौन सा? वही उसी को लिखा है, पढ़ लो एक बार। सर मतलब ये सैलरी में इंक्लूड होने वाले टैक्स सैलरी, और जो ऊपर वाला CCH1 उसमें तो सीधा डिडक्शन, तो नीचे ऐड ही नहीं होता। ऐड ही नहीं होता। मतलब मैं जैसे हम SPF RPF में करते थे, ऐड ही नहीं करते। टोटल इनकम निकालने के बाद में माइनस करूंगा GTI में से, डिडक्शन अंडर हाँ सेक्शन 80 CCH ऐसे करके। हाँ, ठीक है जी। आइए अब जरा एक बार चार्ट बना ले इसका। ठीक है ना, थ्योरेटिकल तो सर ये आप कम्प्लीटली न्यू डिडक्शन है ना, ये एटीसी के अंडर नहीं है? नहीं, 80C के अंडर नहीं है ये। आइए मैं सिर्फ रेलिवेंट बात लिखवाऊंगा आपको। 80CCH, CCH के हिसाब से दो कंट्रीब्यूशन जाएंगी। एक अग्निवीर कंट्रीब्यूशन
और एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। और अग्निवीर कंट्रीब्यूशन जो भी होगा उसकी क्या मिल जाएगी आपको, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCH सबसेक्शन 1। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका होगा फर्स्ट, इट विल बी एडेड इन सैलरी। और उसके बाद क्या होगा, डिडक्शन अंडर 80 CCH 2। और इस सेक्शन में अग्निवीर का जो कंट्रीब्यूशन है वो खुद का 30% है। और कह सकता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सेम ही बोला था तो 30% ही होगा। कहिए साहब जी, कोई दिक्कत? तो ये 30% ऑफ व्हाट, ये एग्जैक्टली सैलरी नहीं है? एग्जैक्टली इसमें नहीं है, वो अग्निवीर पैकेज वो लिखा हुआ था, उसका कोई डिफाइंड बात नहीं। अच्छा एक ये वाला पॉइंट भी लिख लीजिएगा, एग्जेम्पशन वाला 10-12C। कल को जब यहाँ से पैसा मिलेगा तो टैक्सेबल है एग्जाम, एग्जाम क्या है? एग्जाम। सर वो दिखा देना पहले, वो जो आपने चार्ट बनाया। कि आप एक लमसम पैसा दे दो, मान लो 10 लाख की स्कीम है, आज ही दे दो, फिर 20 साल आपको धीरे धीरे पैसा मिलना स्टार्ट होगा। तो हाँ, LIC आपसे लमसम पैसा लेगी, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, और बोलेगा 20 साल दे दो। 20 साल बाद से आपको हर महीने 10-10 लाख देना स्टार्ट होगा ऐसे। और वो स्कीम्स काफी सारी मिक्स्ड होती है, पेपर में आपको ऐसे स्कीम बनकर नहीं आएगी, जस्ट नाम आएगा तो आपको। सर दिखाना वो जो आपने लिखा सर। सर ये पूरी बॉक्स की लाइन लिखनी है? हाँ लिख दीजिए मैम, मतलब मतलब 2-3 लाइनें ही लिख दो फटाफट। सर ये कौन सा, दोनों और नहीं, सिर्फ बॉक्सेस नीचे ही लिखने लिख हैं? सकते हो, एनी पेमेंट फ्रॉम अग्निपथ कॉर्पस फंड टू द पर्सन enrolled और his nominee would be exempt from tax। मतलब if you get any money from out of this fund it is exempt, कोई टैक्स नहीं लगेगा। कहिए बच्चों, क्लियर है? ऑल क्लियर टिल हियर? ओके, 80D हो गया था हमारा। हाँ जी, सर एक बार फिर से दिखा दो। हाँ जी। ये जी, आगे बढ़ू, यस नेक्स्ट सर। देखते हैं। अगर सीक्वेंस में आता जाएगा खत्म करते जाएंगे बस। 80D हो गया था हमारा, क्वेश्चन देखे थे ना। आई अगला लिखिएगा 80 डबल डी। 80 डबल डी। हम्म, सर
इसकी हेडिंग डालिएगा एक बार, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस oblique medical expense of dependent disabled, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। एक सेकंड बच्चों, आपको ध्यान है हमने एक डिसेबल्ड के ऊपर एक डिडक्शन करी भी है। अगर एक इंसान डिसेबल्ड होता है तो हमने कौन सा सेक्शन करा था, 80U। हाँ हाँ, 75,000, या अगर 1,25,000 अगर डिसेबिलिटी 80% से ऊपर होगी। लेकिन वो बंदा खुद अगर डिसेबल था तो मिल रहा था। पर क्या ऐसा हो सकता है एक इंसान एक डिसेबल्ड को मेंटेन कर रहा है, उसके ऊपर खर्चा कर रहा है, तो सरकार कह रही है जो भी इंसान मेंटेन करता है किसी को तो उस बंदे को डिडक्शन मिलनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस और मेडिकल एक्सपेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल, और ये डिपेंडेंट की डेफिनेशन में कौन आ रहा है सर, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हु आर मेनली और होली डिपेंडेंट। यहाँ पे फैमिली का मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया। सर ये जो मेनली होली डिपेंडेंट है ये सबके लिए अप्लाई करता है सबके या लिए, सिर्फ सबके लिए। ले रहे बच्चे, अब आप मुझे बताइए, एलिजिबल असेसी कौन है, किसको डिडक्शन मिल सकती है, इंडिविजुअल या फिर एचयूएल? अगर, हाँ जी, स्पाउस चिल्ड्रन क्या क्या वो बताने स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, वह मेनली एंड होनली डिपेंडेंट। यानी कि इंडिविजुअल अपने ये रिश्तेदारों को, इफ दे आर डिसेबल्ड एंड दे आर डिपेंडेंट, तो इनके ऊपर कुछ खर्चा करता है तो इस इंडिविजुअल को डिडक्शन। तो आप समझिएगा, अगर वो कुछ भी खर्चा करता है तो डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, या तो 75,000 या फिर 1,20,000। एंड मैं कह रहा हूं अगर उसने कुछ भी खर्चा करा, मान लो अगर उसने 10 रुपए का खर्चा करा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 10 रुपए या 75,000। इफ यू स्पेंड एनीथिंग, आपने 10 रुपए लगाए, आपने 5,000 लगाए, आपको डिडक्शन मिल जाएगी 75, और 1,25 कब मिलेगी इन केस ऑफ सिवियर डिसेबल। सो आप ये पॉइंट समझिए, मैं ये नहीं कह रहा एक्चुअल एक्सपेंस और 75,000 विच एवर इज लेस, मैं नहीं कह रहा। इफ यू स्पेंड एनी अमाउंट, 1 रुपए लगाया आपने, आपको डिडक्शन दे रहा हूँ 75। ये सिर्फ इसी में 80 में 80U में तू खर्चा करे ना करे, आप खुद के ऊपर था आपका, वो बंदा खुद ही डिसेबल्ड था और उसको बोला तू डिडक्शन ले ले भाई। यहाँ पे यू आर मेंटेनिंग सम पर्सन। बताइए, पहले यहाँ तक क्लियर है? आगे सुनिएगा, ये बातें लिखी हुई है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितनी है, फ्लैट डिडक्शन ले, या तो 75,000 या तो 1,25,000, इन केस ऑफ सिवियर डिसेबिलिटी दैट इज 80% और above। ये बात क्लियर है पहले सबको? यहां तक पहले क्लियर है? अब ये क्या बना रखा है, अब ध्यान से सुनिएगा। एक इंडिविजुअल अगर एक डिसेबल्ड को मेंटेन कर रहा है तो वो जो भी खर्चा करे, खर्चा करना जरूरी है चाहे 1 रुपया हो, अगर उसने 1 रुपए का भी खर्चा करा तो उसे कितने की डिडक्शन मिल जाएगी, 75 और 125 एज द केस मे बी। तो इंडिविजुअल who has incurred any amount
फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सर ये लिखना है क्या? डिडक्शन अलाउड। ये एक हमने मिनट मैडम, ऑलरेडी एक मिनट, ऊपर एक छोटा लिखा हुआ है। एक मिनट मैडम, कॉन्सेप्ट हो रहा होता है ना, एक बार वो लिखने का बाद में पूछा करो एक बार, ठीक है ना। तो 75,000 या फिर 1,25,000, एज द केस में। एक बार अगर सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट रजिस्टर कर लीजिए। तो अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं, चाहे आपने 5 रुपए करे हो, आपको 75 या 1,25 मिल जाएगा। अब आगे सुनिएगा बात। सर अगर जो इंडिविजुअल है, देखो इंडिविजुअल अलग है और वो डिसेबल्ड अलग है। उस इंडिविजुअल को लग रहा है यार, अगर इन केस ये इंडिविजुअल की ही डेथ हो गई तो उस डिसेबल्ड को कौन देखेगा? क्यों? हो सकता है, नहीं हो सकता? फैमिली में जो बंदा कमाता है वो सोचता है भाई मेरे बाद बच्चों का कैसे होगा, अगर और एक ही बंदा, तभी तो LIC लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर एक डिसेबल्ड की जिम्मेवारी एक इंडिविजुअल के पास है, तो इंडिविजुअल सोचेगा मेरे बाद इसको कौन देखेगा। तो उसने एक पॉलिसी ले ली, उस इंडिविजुअल ने पॉलिसी ली है कि इन केस इंडिविजुअल की डेथ हो गई तो बहुत सारा पैसा किसको दिया जाए, जिसके लिए वो इंडिविजुअल हर साल प्रीमियम पे करता। वो खर्चा वर्चा नहीं कर रहा, मान के चल लो, बट ही हैज एंटर्ड इनटू अ प्रीमियम कि भाई मैं, एक पॉलिसी चल रही है कि उस इंडिविजुअल को कुछ हो गया तो उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो क्या इस चीज की भी डिडक्शन इस इंडिविजुअल में मिलेगी? कितने की? वही 75 और 1,25 फ्लैट डिडक्शन मिलेगी, एज द केस में। सुनते जाइएगा भी बात। तो इंडिविजुअल हु हैज पेड और डिपॉजिटेड अंडर अ स्कीम by LIC or any other insurer for maintenance of dependent being a person with disability, मतलब उसने पेड और डिपॉजिटेड अंडर अ स्कीम। और स्कीम मैंने आपको समझा दी है। इस इंडिविजुअल को तो यही डर है ना। LIC इंसान क्यों लेता है? वो ये कहता है कि मेरा क्या होगा, नहीं, वो कहता है मेरे बाद आगे तो क्या। तो इंडिविजुअल क्या कह रहा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। तो स्कीम ये है कि अगर इसको कुछ हो गया तो उसे लमसम पैसा मिल जाए। आगे सुनिएगा। और ये स्कीम क्या प्रोवाइड फॉर करती है? एन्युटी और लमसम फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबल्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल हु इज मेंटेनिंग द। तो नॉमिनी शुड बी डिपेंडेंट। सर ये क्या बोल रहा हूं मैं? सिंपल सी बात ये बोल रहा हूं, अगर उस इंडिविजुअल की डेथ हो गई, एक तो वो प्रीमियम दे रहा है 75 और 1,25 मिल रहा है, अगर उसकी डेथ हो गई तो अब लमसम पैसा मिलेगा, क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आप पूरी स्कीम को समझिए, इंटेंशन को। इंडिविजुअल जब जब प्रीमियम दे रहा है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर इस इंडिविजुअल की डेथ हो गई, मैं स्कीम को एंड तक बोल रहा हूं, इंडिविजुअल की डेथ हो गई तो उसको पैसा मिलेगा, क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं। इंडिविजुअल की डेथ नहीं हुई, लेकिन हो सकता है स्कीम में बोला था 60 साल आपके हो गए, इससे आगे स्कीम नहीं है, जो भी है स्कीम का कोई टेन्योर था, तो असेसी एज कितनी हो गई है? 60+, एंड द स्कीम इज डिसकंटिन्यू। स्कीम बंद कर दी। मैंने बोला भाई कुछ पैसा तो दे दो। तो पैसा किसको मिलना चाहिए? नॉमिनी कौन होना चाहिए? वहां जाएगा पैसा, और उसको पैसा मिल गया, क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं हो। कहने का मतलब ये है, अगर डिसेबल के हाथ पैसा जा रहा है ना, सरकार टैक्स लगाए। चाहे चाहे इंडिविजुअल की डेथ हो जाए, चाहे स्कीम बंद हो जाए, पैसा वहां जाना चाहिए। लेकिन अगर उस डिसेबल की डेथ पहले हो गई तो फिर हो जाए तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो स्कीम तो बंद हो जाएगी, पैसा मिलेगा, किसको मिलेगा? इंडिविजुअल इंडिविजुअल को। टैक्सेबल हो जाएगा। जो डिडक्शन आपको पहले मिली थी वो टैक्सेबल हो गई। बड़ी टेक्निकल डेटा निकल सकता है इससे, ठीक है। लेकिन आप अगर एक बार ध्यान से देखिए, इफ डिसेबल डाई बिफोर असेसी, डिसेबल की डेथ हो गई असेसी से पहले, the amount will be received by assessee, and such amount would be taxable in the year of receipt in the hands of। क्लियर है बच्चे? और ये क्या बोल रहा है ऑन मेच्योरिटी, ये किस एंगल से बोल रहा है, इसको भी एक बार हम छोड़ते हैं। अभी मैं अलग से पैटर्न पे बोल दूंगा, कोई इतना रेलिवेंट नहीं है। आप मुझे बताइए, आपको स्कीम समझ आई पूरी की पूरी? देखो सर एक, इसमें टैक्स फ्री कहाँ लिखा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
जो इसमें लिखा है डेथ ऑफ इंडिविजुअल हु इज मेंटेन्ड बाय द डिपेंडेंट, नॉमिनी शुड बी डिपेंडेंट डिसेबल्ड, इसमें जब वो करोगे तो टैक्स फ्री होगा, अगर आप पैसे निकालोगे, वो कहाँ लिखा हुआ है? ये नहीं लिखा हुआ, ये वाली चीज मैंने ही आपको ही बोली है। और ये आप जब बुक से पढ़ेंगे तो लैंग्वेज में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ हु इज मेंटेनिंग, नॉमिनी शुड बी डिपेंडेंट, तो आप ये कह सकते हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय, अमाउंट रिसीव्ड बाय डिपेंडेंट डिसेबल्ड, क्या करूं, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। और यहाँ पर जो अमाउंट रिसीव्ड है वो तो चलो यहाँ पे लिखा ही हुआ है टैक्स। क्लियर है बच्चे? और दूसरी बात, अगर 60 साल का पॉलिसी एज 60 हो गई या पॉलिसी बंद हो गई, तो भी क्या है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द डिपेंडेंट डिसेबल्ड इज एग्जेम्प्ट। कहिए साहब, क्लियर है? हाँ जी बच्चे। ये लिखोगे या घर पे लिख लोगे? अभी लिख देता हूँ, तो स्टार्ट कर दिया। लिख देता हूँ ठीक है, जल्दी लिखना थोड़ा सा। बहुत डिटेलिंग बताया मैंने, बहुत ही पेपर में वैसे जनरल सेंस में आता है कि डिपेंडेंट डिसऑर्डर का खर्चा करा 20,000 का, और आपको पता लग जाता है 75,000 या 1,25,000। याद कर रहे हैं बिल्कुल, आपको याद तरीका तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हो जाएंगे, मतलब जब आप इतनी बार पढ़ोगे ना, मतलब देख, टैक्स को 3-4 बार तो पढ़ के जाएगा ना रिवाइज करके, तो याद होगा। चलो बिना पढ़े 3-4 बार तो ऐसे गए जैसे कुछ नहीं। और सब्जेक्ट तो है ही जैसे। पर हो जाएगा वो। मतलब घर पे ना चार्ट्स बनाओ ऐसे, अरे भाई ऐसे नहीं होता, शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ती है पूरी। सर मान लो वो नहीं। तो फिर आप जो डिजायर चाहते हो वो भी मत मानो ना। आपको जो चीज के लिए करना है वो करना ही है भाई, इसके कोई शॉर्टकट नहीं। सर इसे थोड़ा जूम करो। मैं तो कह रहा हूँ आपसे, चार्ट बनाइए, घर पे लगाओ चार्ट, बना बना के ऐसे थोड़ा ना। तो सारे करने भाई। सर ये पूरा जूम कर दो भाई ये जो पहाड़ है ना, तुम्हारे ऊपर नहीं टूटा है, आईसीएस सीएस जब से बने हुए हैं, हर 6 महीने बाद लाखों बच्चों के ऊपर है। सर जूम कर दो इसे। जूम इन सर। सर ऊपर नहीं वैसे कहीं और ये सर ये ट्रीटमेंट के बाद करेंगे मेडिकल ट्रेनिंग। हाँ जी, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ट्रेनिंग लिखा है। कहाँ लिखा हुआ भाई? ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन। सुनवाई नहीं है तुम्हारे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ? कौन सा टाइम है सर लेकिन आपने हमारी टाइमिंग से टाइमिंग हमारी 6 बजे तक नहीं होगी ना हमारी क्लास। हाँ ये एक दिन के लिए ही है बस यार। नहीं सर एक्चुअली रखो आप। अरे मैडम पता है, बहुत क्लैशिंग चल रही है टाइमिंग के, बहुत दिक्कत आ रही है। सर रिस्ट्रक्चर कर देगा। मुझे खुद ही नहीं पता कि अभी क्या होगा, टाइमिंग क्या है। तो अच्छा लग रहा है टाइमिंग से ये 3:30 से अकाउंट्स होगी खत्म हो जाएगी 4:30। 4:30 तक खत्म? 5 बजे तक खत्म हो जाएगी 5:30 तक। नहीं, 4:30 में खत्म नहीं करेंगे, 4:30 अगली क्लास में। 5 बजे तक खत्म। पूरा दिन मेहनत करते हैं बेटा आपके तरह। अच्छा सर आपका तो काम हो गया, हमारा नहीं हुआ तो हम जा रहे हैं। हाँ ये तो है।
पर लगे रहो बस, अकाउंट्स का टेस्ट बढ़िया से देना। मैं देंगे गोपाल जी, पेड और डिपॉजिट इन द स्कीम बाय सर वो क्या है स्कीम बाय सर आपने वीडियो नहीं भेजी मैं मांगी कौन सी पूछेंगे? कंसोलिडेशन तीसरी है कीमिया के क्या जो हमें पढ़ाया वो सारे आ रहे हैं हाँ, तेरे बस एस छोड़, देखते रहे कौन कौन से होंगे। नहीं यार, तुम्हारे तो एस भी डाल दूंगा मैं, क्योंकि मेन तो एस प्लस ब्रांच, और कौन सा होगा? हाँ, नहीं पर तेरे वो भी ले लूंगा मैं, उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, फाइनल अकाउंट्स जो भी है सारे ही कर लो। मेरे हिसाब से एस छोड़ के ब्रांच, सॉरी वो डिपेंड डिपार्टमेंटल हायर परचेज और लॉस ऑफ स्टॉक, ये तीन है ना, पर पार्टनरशिप पे तो नहीं हो तुम्हारा भी। एएस प्लस ये चार चैप्टर छोड़ के बाकी सारे करने की कोशिश करो। चाहे तुम 2 दिन और लोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 दिन ले लो, बट एटलीस्ट एक क्लोजर हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं उस पर मैं चाहता हूँ कि आपका जो मैंने वो कराना है वो तो अभी हो जाएगा, वो तो अपने आप ही एक प्रोसेस है, उधर अपने आप ही पहुंच जाऊंगा मैं, लेकिन उसके अलावा बाकी टेस्ट दे दो। तो सर ब्रांच हो गया फाइनेंशियल अकाउंट हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज हाँ, तो सारे होंगे सारे है ना, ठीक है ना, चाहे 3-4 दिन ले लो और, ठीक है, ऐसा नहीं अभी 2 दिन में ही सारे, जल्दबाजी मत करो, प्लान वे में प्रिपेयर कर लो, कहीं पे अटक रहे हो मुझे बता दो, 4-5 दिन बाद दे दो वापस, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो एकदम से वो ज्यादा हो जाएगा। सर हाँ जी बच्चे। सर ये वाला पीडीएफ आप अभी ग्रुप में भेज दोगे? कुछ ऐसे कट आउट हो रहा है वैसे। सर हाँ जी, वैसे जो टेस्ट होगा उसमें वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाले एएस का कितना आएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर आएगा मैडम, चैप्टर जो है। अरे तो मैंने ना वो वाला एएस किया ही नहीं अब तक, तो मैं सोच रही हूँ बाकी रिवाइज करूँ या ये खत्म करूँ पहले। डिपेंड करता है तो आपकी प्रिपरेशन पर। अगर आपको लग रहा है कि टाइम उतना नहीं बचा तो कर लेना बाद में, पर जो करके दो वो अच्छे से करके दो मतलब। ओके सर। इसी से कंसाइनमेंट सबकी अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी है डली हुई है, ले ले। कर लिया नोट, ये नोट कर लेना रे बाद मेरे। चले आगे। ओके, ये स्लो हो गया रे काम हमारा रे, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटे। अगला लिखेंगे जी, लिखिए मत बेटा, अब आप सुनते जाइएगा बस। 80 DDB
डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा होता है, प्लीज इधर देखिए, सारे लिखना नहीं है किसी को, यहाँ देखिए, लिखना नहीं है बेटा। पेन बंद करिए, रजिस्टर बंद करिए एक बार। अभी लिखने का नहीं, थक गए, रेस्ट करो। क्या होगा संध्या जी, आपको और देर लिखने लगे। हाथ ऐसे करके ऐसे तो पता नहीं रहेगा। रजिस्टर बंद कर दो। बैग में हो गया। आप भी कर दो मैडम, ठीक है ना। क्या हो गया मैडम, आपको अलग से बोलेंगे, ठीक है। आइए, मेडिकल ट्रीटमेंट एलिजिबल एसएससी। क्या हो गया भाई तू, क्या हो गया ना, सुन रहा हूँ आपकी बात। पंचराज जी, ठीक है। एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, और उन्हें खर्चा किस पे करा है, खुद के ऊपर या फिर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में कौन है, सेम डेफिनेशन है। डिडक्शन कितनी मिलेगी बच्चे, जितना भी उन्होंने पेमेंट करा है, या फिर 40,000 विच एवर इज लेस। सपोज करिए ये लोग सारे के सारे डिपेंडेंट है, और मेनली एंड होनली डिपेंडेंट, ये डिसेबल्ड नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंट, ठीक है। तो कितने रुपए की डिडक्शन मिल रही है, 40,000 की। और अगर जिन लोगों के ऊपर इन्होंने खर्चा करा है, अगर वो सीनियर सिटीजन है, तो 40,000 की लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 लाख की। तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, सपोज करो खर्चा हुआ 30,000 का, और लिमिट कितनी बैठ रही है, 40, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी। पहली बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बंदे ने इंश्योरेंस करवा रखी हो, तो कल को अगर इसको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, तो डिडक्शन का अमाउंट कम भी हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं, डिडक्शन विल बी रिड्यूस। डिडक्शन कितने की मिली थी आपको, विल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। पेपर में ऐसा होगा बेटे, उसने लिखेगा 30,000 का खर्चा है, उसने अपनी वाइफ के ऊपर करा है, और इंश्योरेंस कंपनी से 5,000 मिल गया। तो आप सबसे पहले आप स्ट्रीम समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे नहीं है। आपने एक्चुअल एक्सपेंस डाला और लिमिट निकाली, और आपका आंसर क्या आया, 30,000। उसके बाद माइनस होगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपके डिडक्शन मिले, मान लो 5,000 इंश्योरेंस से मिले तो 25,000। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या ही फर्क पड़ रहा है, फर्क मैं बताता हूं अब आपको। उसका खर्चा हुआ 70,000 का, लिमिट 40,000 है, तो कितने का आया, 40। इंश्योरेंस कंपनी 10,000 दे रही है, तो बेटे यहां से माइनस हो रहा है। सर उसको ऊपर से कर दे तो फायदा मिल जाता, मैं 70 में से -10 करता, वैसे नहीं हो रहा वगैरह। पहले आप अपना एक्चुअल डालिए, फिर आप लिमिट डालिए, फिर ये आ गया। अब बताइए इंश्योरेंस कंपनी कितना दे दी। आपको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये आपका बेसिकली कौन सा सेक्शन था बच्चे, सर कैसे फायदा हो रहा है, DDP। क्योंकि 70 बताइए, माइनस क्लियर है। टेन भी तो, सर कैसे फायदा हो रहा है, बिकॉज 70 माइनस 10 भी 60 होता, उस केस में भी 40 लोअर था तो हाँ 40 जी, तो आता। पर मैम इस केस में तो अब 30 हो गई ना लिमिट, 30 आ जाएगा ना आंसर। हाँ हाँ, पर अच्छा ठीक है, अगर ऊपर से हो जाता तो 40 मिल जाता हाँ, पूरा। हाँ जी, क्लियर है। चलिए, यस सर। लिखोगे क्या अब इसको, लिख लो लिख लो। 80 DDB। Respect of medical treatment। हाँ जी, नहीं बचा हुआ भाई, नोट और वो साथ साथ करेंगे ना, एक क्लास और तो आराम से लगेगी। ये तो प्रैक्टिस भी करानी है। मैं किसी भी दिन शाम को बुला सर ये लूँ। किसी का भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब डिसेबल्ड वगैरह कुछ हाँ भी जी, नहीं है। इसमें आप वो देखेंगे कुछ लिखा हुआ है, जब आप बुक में देखेंगे, मतलब थोड़े न्यूरोलॉजिकल, यूरोलॉजिस्ट ऐसे करके काफी, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऐसे बहुत सारे वो, मतलब थोड़ा हाई लेवल डिसीजेज हैं,
अपने को वो याद नहीं रखना, लेकिन ऑब्वियसली आप एक बार रीड करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो फीवर हो गया तो सिर्फ फीवर होगा तो बताइए मिलेगी क्या डिडक्शन? मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। हम हमें वो याद भी करने पड़ेंगे डिसीज के नाम। क्या कह रहे? डिसीज के नाम याद भी करने पड़ेंगे। थोड़े थोड़े, लिटिल लिटिल। छोड़ गया होगा। मैं बहुत सारी चीजें छुड़वाई हैं भाई, तुझे नहीं छोड़ा। बहुत प्रिसाइज करवा दिया तुम्हारा। और तो सब कर लिया आपने। तो ये सब क्लियर है? जल्दी जल्दी भाई, कभी इसमें से भी आवाज कम हो जाती है, समझ नहीं आता मुझे। हाँ जी, सर लेकिन एक बार ये लास्ट वाला पॉइंट फिर से समझा दो। एग्जाम्पल बना देता हूँ एक। ए का मतलब है एक्चुअल एक्सपेंस, ठीक है, 70,000। इंश्योरेंस क्लेम 15,000। तो क्या आप मुझे डिडक्शन बता सकते हैं? तो समझिएगा, 40। लिमिट नंबर ए 70,000, लिमिट नंबर बी 40,000, विच एवर इज लेस सो इट इज 40,000। उसके बाद इंश्योरेंस का क्लेम माइनस होगा, तो अब आपकी डिडक्शन कितने की हो गई? 25। वंस यू फाइनलाइज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, उसके बाद माइनस होता है, फिर एक और फिर डिडक्शन नहीं। क्या ये क्लियर है? ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं बेटे। अगर तुम देखोगे सी ट्रिपल सी सी डी 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 बी ई ई ई ई ई ए ई बी जी जी बी जी जी सी टी टी ए टी टी बी यू, ये खत्म हो गया हमारा। समझ रहे हो? जी जी ए मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क लिख लीजिएगा, बहुत ही बेसिक सा सेक्शन है, इजी सा है, पर थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, बस हल्का सा बस देखना है। मैंने आपके साथ अब करना है 80G और 80GG। आइए सबसे पहले 80GG पर आता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपने HRA पढ़ लिया? HRA क्या होता था बच्चे? हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तो HRA बेसिकली कह सकता हूं, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता था ना। एक बार मैं समराइज में बोलता हूँ, ठीक है। अगर आप भारत देश में रह रहे हैं और अगर आप किराए पे रह रहे हैं, तो सरकार आपको बेनिफिट देती है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपको आपकी कंपनी एक HRA का पैसा देगी, और अगर आप ये प्रूव कर दें कि आप रेंट दे रहे हैं, तो आपको कौन सी एग्जेम्पशन मिल जाती थी? हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन अगर सर मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और अगर मैं किराए पे रह रहा हूँ, तो कोई बेनिफिट आया अभी तक जिंदगी में? नहीं। सर मैं एम्प्लॉय हूँ
पर मुझे तो एचआरए नहीं मिल रहा, मुझे तो एचआरए नहीं मिल रहा, पर मैं रेंट तो दे रहा हूं। तो क्या उस बंदे को कोई एग्जेम्पशन मिल रही है? नहीं मिल रही। तो क्या कोई बेनिफिट है? कहने का मतलब ये है, भारत देश के अंदर अगर तो आपको एचआरए का बेनिफिट मिल रहा है, यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ एचआर, एचआरए के एग्जेम्पशन दी ना, तो क्या आपको 80 जी मिलेगा? बिकॉज इफ यू आर पेइंग रेंट और आपको किसी सेक्शन में ऑलरेडी बेनिफिट मिल गया, यू आर गेटिंग द एग्जेम्पशन, तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको एचआरए का, मैं बेनिफिट बोल, देखो मिले ना मिले अलग बात होती है, बेनिफिट ही नहीं हो रहा कुछ, एग्जेम्पशन, तो क्या 80 जी का बेनिफिट मिल जाएगा? काफी गहरी बात है ये, इसको ढंग से बोलना है मैंने। तो 80 जी कहते हैं कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो मैं कुछ बेनिफिट दूंगा, लेकिन अगर आपको एचआरए का बेनिफिट मिल रहा है तो आप जाइए यहां से, और अगर नहीं मिल रहा तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? लिखिएगा नहीं इधर, अभी सारी चीजें लिखी हुई हैं। किराए पे रहते हो तो रेंट तो दे रहे होगे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ जीटीआई माइनस ऑल डिडक्शंस। एचआरए की लिमिट पहली याद है आपको? एक्चुअल रिसीट। दूसरी -10% ऑफ सैलरी होता है। यहाँ पे क्या है? रेंट पेड -10% ऑफ जीटीए माइनस ऑल डिडक्शन। ऑब्वियसली जो निकाल रहे वो तो माइनस नहीं कर पाओगे ना, एक्सेप्ट 80, बाकी दे दो डिडक्शन ना, 80 सी, ट्रिपल सी, यू, आरआरबी, जो भी देनी है सारी डिडक्शन। पहली लिमिट क्लियर है आपको? दूसरी लिमिट 25% ऑफ सेम, वही जीटीआई माइनस ऑल डिडक्शन। एंड लिमिट नंबर सी इज 5,000 पर मंथ। साल का कितना हो गया? इस डिडक्शन के अंदर 60,000 रुपए का बेनिफिट है। 60,000 अगर मैं बोलूं, 3 लिमिट है, पर क्या आप 60,000 से ऊपर जा सकते हो? नहीं, 60,000 तक तो जा सकते हो। तो अगर एक बंदा 30% के ब्रैकेट में है और अगर उसको डिडक्शन मिल गई तो उसका 18,000 का फायदा नहीं हो जाएगा? एंड देयर आर मेनी पीपल जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे जिनको पता भी नहीं है डिडक्शन अवेलेबल। हो सकता है नहीं हो सकता? तो बेसिकली 80 जी अगर आप रेंट पे करते हैं और अगर आप एचआरए का बेनिफिट नहीं लेते हैं तो आपको डिडक्शन मिल सकती है, और ये वो 3 लिमिट्स। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? और अगर ऐसा है तो ठीक है। और दूसरी बात, आप कह रहे हो सर दिल्ली शहर में रह रहा हूँ, किराए पे रह रहा हूँ, एचआरए तो कुछ मिल नहीं रहा। मैंने कहा ले ले भाई 80 जी, लेकिन कंडीशन है, ना तुम्हारा कोई घर होना चाहिए दिल्ली में, ना तुम्हारे स्पाउस का कोई घर होना चाहिए, और ना ही तुम्हारे माइनर चाइल्ड का होना चाहिए। पता लगे तुम्हारे नाम पे घर है, तुम वाइफ के नाम पे और घर ले रहे हो और खुद किराए पे रह के दिखा रहे हो। यू शुड नॉट हैव अ प्रॉपर्टी at a place where you generally reside और perform your duties। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? इसको अब थोड़ा साइंटिफिक तरीके से, मैंने काफी बातें तो बोल दी आपको, ठीक है, 90% तो डन है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ। पेरेंट्स के नाम कर सकते 80 जी किसी को इस फाइल में दिखा था? हेलो हेलो हेलो, 16th पे? तो मिल नहीं रहा, जी जी बी और सी दिखा। 16th पेज? ठीक है ना? चलिए 80 जी देखिएगा क्या लिखा है। डिडक्शन ऑफ रेंट पेड, eligible assessee not in receipt of HRA
विच इज एग्जेम्प्ट अंडर 1013A। देखो बच्चे, ऐसा भी होता है, मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा समझ आएगा। सर एक ना एम्प्लॉय है, उसको HRA रिसीव तो हो रहा है, लेकिन क्या HRA की वो एग्जेम्पशन ले रहा है? नहीं ले रहा। ठीक है, तो क्या उसको 80GG मिल जाएगा? आंसर इज, ठीक है बच्चे। सर एक एम्प्लॉय उसको रिसीव हो रहा है, ठीक है जी, एग्जेम्प्ट भी हो रहा है, क्या इसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक एम्प्लॉय उसको HRA मिल ही नहीं रहा। और बेटे मिलेगा ही नहीं तो एग्जेम्पशन कहां से ले लोगे? तो क्या इसको मिल जाएगा? ये एम्प्लॉय के 3 केस बन सकते हैं, इससे ज्यादा तो कोई केस बन नहीं सकता। और रही बात सेल्फ एम्प्लॉयड की, क्या उसको कभी कोई HRA का पैसा देगा, कुछ होगा? तो 80GG उसके लिए तो। और आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल बता रहा हूं, अगर तुम हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हो, मैं बड़ा हाई लेवल जा रहा हूँ जबरदस्ती का, हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड में ब्याज 2 लाख रुपए तक मिलता है, तुम्हारा लोन चल रहा है, अगर तुम वहां दिखा रहे हो कि तुम्हारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये बोलूंगा तू किराए पे रह रहा है, बेनिफिट ले ले? मैं नहीं देने का डिडक्शन, तू हाउस प्रॉपर्टी में कुछ बेनिफिट ले रहा है तेरे नाम पे प्रॉपर्टी या कुछ, मैं नहीं दूंगा डिडक्शन। समझ रहे हो? और ये चीज HRA में भी आज के टाइम पे है, मैं बताता हूँ। जैसे जागृति मैम है, वो जॉब कर रही है, ठीक है, तो उनको HRA मिलता है, HRA की एग्जामिशन। पर अभी हमने पिछले साल या उससे, हाँ पिछले साल एक घर लिया, उस पर लोन चल रहा है, ठीक है, तो दिल्ली शहर में लोन, वो घर है, लोन भी चल रहा है, हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी में माइनस भी हो रहा है, HRA का बेनिफिट मिलेगा अब तुम्हें। तुम क्या कह रहे हो, कोई एक बेनिफिट मिलता है भाई, ये थोड़ा ना होता है। इस लेवल पे सवाल नहीं आता, बट प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, इस लेवल पे इंटीग्रेशन है। वो कंपनी में बोले कि मेरे मेरे घर पे मेरे नाम पे लोन है, तो हाउस प्रॉपर्टी में -2 लाख, इंटरेस्ट की डिटेल दे दूंगा मैं HDFC बैंक से, और एट द सेम टाइम कंपनी उनको पैसा दे रही है HRA का, और वो दिखा रही है कि मैं रेंट पे कर रही हूँ, सो यू आर क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ HRA प्लस। ऐसे थोड़ा कोई एक ही मिलेगा। कोई एक ही मिलेगा, आप इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके दो घर नहीं हो सकते, मतलब एक में जिसमें आप गवर्नमेंट रेंट बेनिफिट नहीं देती, नहीं कंपनी मना कर देती है, गवर्नमेंट नहीं देती। HRA का बेनिफिट रुक जाता है जी। हाँ जी, आपकी 12:30 क्लास होगी ना? कौन सी क्लास है? ठीक है ना? मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले ध्यान से सुनिएगा। एलिजिबल असेसी कौन है? असेसी हु इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ HRA एंड हु पेज रेंट फॉर रेजिडेंशियल। सर मैं दुकान का किराया दे रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा ना मिलेगा 80GG, रेजिडेंशियल पर्पस होना चाहिए। आप किराए पे रह रहे हो तो आपको मिल जाएगा। कंडीशन, should not have claimed 1013A, should use the accommodation for own resident, assessee spouse minor child should not own any accommodation where he resides or perform duty। भाई साहब ना तुम्हारे नाम पे कोई घर होना चाहिए उस जगह पे, ना वाइफ के नाम पे और ना ही माइनर चाइल्ड। क्वांटम ऑफ डिडक्शन अभी ये समझिएगा, अभी पे ये एक्चुअल रेंट -10% ऑफ, चेंज हो गया बेटे, ये 80 है कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है GT है सर बच्चों के लेकिन हाउस ओन माइनस। करने से प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो तो उनका घर हो गया ना। मैडम माइनर चाइल्ड का घर अभी से कैसे हो रहा है, वो तो आप प्लानिंग ही कर रहे हो ना। ठीक है। माइनस टोटल डिडक्शंस एक्सेप्ट 80GG, और यहाँ पर भी 25% ऑफ, सेम ही है ना ये, और 5000 पर मंथ विच एवर इज लोअर।
ये सारी चीजें हटा दीजिए आप, चेंज हो गई हैं। एट्टी डबल जी आपका डन है। सर सेकंड लिमिट का पॉइंट क्या है? जब फर्स्ट लिमिट ही 10% है ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट, तो 25% ऑफ दैट अमाउंट का क्या पॉइंट है? मैडम ऊपर माइनस हो रहा है, नीचे अलग लॉजिक है। अच्छा, मुझे लगा कि नहीं डैश करके लिखा हुआ है। ठीक है नहीं, ठीक है दैट्स ठीक है -10%। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी मनोज, क्या हुआ? मैं भी रुक जाऊँ? 12 बजे एग्जैक्ट क्या क्लास स्टार्ट करनी है रे? बताइए, अभी 6 मिनट है। सर फिर ऐसा तो नहीं है ना, असेसी नॉट इन रिसीट ऑफ एचआरए, फिर तो होगा असेसी नॉट इन रिसीट ऑफ एचआरए एग्जेम्पशन होगा ना। हाँ हाँ, वो एक ही बात है। टेक्निकली यस, नॉट इन रेसिप्ट ऑफ एचआरए एग्जामिशन, ही इज नॉट क्लेमिंग एनी बेनिफिट। ठीक है जी। और ये वाली लाइन भी हटा ही सकते हो। चलिए, क्या लिखा है जो ये भी स्टार मैथ। हाँ, अरे यार लिया मैंने। ऐसे लिख रहा था, मेरे साथ में नहीं आ रहा था, मैं पूछ रहा था। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, तो सर जी आइए नेक्स्ट सेक्शन पे। सर एक बार दो। नहीं ये बेटे आपकी स्ट्रगल करनी है। सर नहीं सर सर भेज देना। हाँ भाई, थोड़ा सा, लिटिल लिटिल, थोड़ा स्टार्ट तो करने दो सेक्शन को यार। फिर कब चार सेक्शन तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए। नेक्स्ट बार मैं तो बुलाऊंगा तुम अभी, ऑनलाइन ऑनलाइन बुलाऊंगा, तब आ जाना, टाइम भेज दूंगा आ जाना। क्योंकि क्या है, लाइट लाइट है लिखने वाले और वैसे वाले, एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए तो बुला ही लूंगा। प्रैक्टिस के हाँ वो जो टाइम है ना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये कर लो। बुला लेना, दो बच्चे तो मतलब ये नहीं बुलाओगे आप। सर ऐसा कर सकते हो आप बता रहा आप एक काम करो, आप अभी नीचे जाना और इनके ग्रुप में ऐड भी हो जाओ, बाकी बच्चे तो गायब ही है। मैं तो हूँ ना। हाँ तो आप इसलिए कह रहा हूँ कि उस ग्रुप में भी ऐड हो जाओ आप लोग, सेफर साइड। मैं डालूंगा तो सही, लेकिन मतलब रिस्क फ्री रहे तो सही है। ठीक है ना, बताइए क्लियर है? आइए नेक्स्ट सेक्शन डालिए, 80G। अरे भैया थोड़ा सा तो सुन लो, खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा तो सुन लो। मतलब गाने की स्टार्ट कर दो तो पढ़ूंगा नहीं। और आप घर के लिए मैं डेरे में सब सोच के आया कि आज बैठना मेरे को। आज नहीं था तो छुट्टी है मेरी आराम से। किसकी? बस हर्ष ने पढ़ाई की छुट्टी करी है, और आप होमवर्क दे दोगे तो उसे बैठना पड़ेगा, इसलिए वो कह रहा है कि यही खत्म करो। वो 80 डबल जी दिया ना आपने, एक डबल जी। हाँ 80G डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन। 5 मिनट देखो, 5 भी नहीं, मैं एकदम 12 बजते ही रुक जाऊंगा, ठीक है? 12 बजे तक तो मैं राइट, 3 मिनट बोलने में होगा। 3 मिनट रुक जाए, क्या जाए सर? 12 तक की क्लास हमारी या 12:30 साढ़े या मुझे पता नहीं था इनकी 12 बजे क्लास। 12? कैसे बोला टीचर? सर कराओ। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन, एक बात बताइए, अगर आप जैसे कोई भी रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, कोविड आया था तो आपको पता है पीएम केयर फंड में कोविड में आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। कोई बच्चा जिसने डिपॉजिट करा, आपने करा सर? मुझे पता था पूछेगा, करा है? कितना करा है? झूठ है। 51,000 करा था सैलरी कट रही एडो थी। जंक्शन में। हाँ जिन लोगों की सैलरी कट रही थी वो तो अलग बात है, दूसरे कौन नहीं कर रहा था। ये आपका सर्कल ही ऐसा है ना कि आप, सर मेरे साथ की फिर सैलरी, हमने 51 करते हैं। सर मेरे साथ की सैलरी कटी तो बाद में मिलेगी सार।
अच्छा कंपनी नहीं पे करती, करते फंड में तो चली गई थी, अच्छा जितनी भी करती थी 2-3 लाख तो सब मिल गई कंपनी अच्छा। पर उस टाइम पर बहुत बुरी हालत हो गई थी भाई, उस टाइम पे था कि हेल्प करना चाहिए भाई कंट्री को। हाँ। हालत मतलब उस टाइम एक्चुअली में क्या हो गया मैडम? तो आपको क्या लग रहा है ये रेलेवेंट नहीं है इससे? क्या ही पढ़ना है, बच्चे ले लिए जरा। हाँ? सर छुट्टी कर दो सर, मैं पहले लिख लूंगा। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे बहुत सारा इवेंट्स होते हैं जब गवर्नमेंट कहती है भाई डोनेट करो। आप इवन अगर किसी टेम्पल में भी जाते हो, वहां पे अगर आप 1 लाख रुपए जमा, जैसे कालका जी मंदिर है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? आपको पता है लोग गाड़ी बाइक डोनेट करते हैं। हाँ गाड़ी बाइक कौन, हाँ, गाड़ी बाइक गोल्ड बहुत बड़े बड़े। एक स्टूडेंट आया था, सर पर टेम्पल में डोनेशंस का पर्पस क्या है गाड़ी बाइक का? यूज करने के लिए कि आप कितनी सारी टेम्पल सेवा भी तो करता है, ठीक है, ओके सर। यूज दैट फॉर दैट पर्पस, ठीक है ना? तो बेसिकली आप जो भी डोनेट करते हैं, आपको क्या लग रहा है? मैं गाड़ी बाइक पे जाना नहीं चाहता हूँ, मैं कैश पे जाना चाहता हूँ। क्या लोग 10-10 लाख रुपए 1-1 करोड़ डोनेट करते होंगे? यस करते हैं। और जहां भी वो डोनेट करेंगे, वो टेम्पल उसको एक रिसिप्ट देगा दैट अब आपको कितने की डिडक्शन मिल जाएगी, कौन से सेक्शन में मिल जाएगी, 80G, क्योंकि आपने डोनेशन करा। ऐसे टेम्पल चर्च मॉस्क गुरुद्वारा, और कौन से, आप कहीं भी, आप जैसे सपोज करिए एक मंदिर है, वो किसी ने बनाया है, अभी वो नोटिफाइड नहीं है, ऐसा होता है ना, धीरे धीरे करके मान्यता बढ़ती है, 20-50 साल बाद होता है बहुत बड़ा मंदिर बन गया, ठीक है? तो वहां पे आप अभी करोगे छोटा सा मंदिर है, तो वो आपको पर्ची काट के दे देगा, ऑब्वियसली हैज टू बी नोटिफाइड। प्रॉपर जो मंदिर टेम्पल चर्च गुरुद्वारा ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि आपने एक पर्ची बना ली, आपने बोला ये मंदिर है यहाँ पे, आप देते पैसे लेते जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना। ये सारे के सारे रजिस्टर्ड होते हैं, ये ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड ट्रस्ट होते हैं। सेक्शन 12 में 12AA में रजिस्ट्रेशन करानी होती है। सर जैसे गुरुद्वारा बंगला साहिब का है। हाँ जी, क्या होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, ये सारी चीजें होती है। सर जैसे बंगला साहिब से ले सकते हैं रिसिप्ट, हाँ जी, बंगला साहिब गुरुद्वारा से ले सकते हैं रिसिप्ट, क्या है? गुरुद्वारा बंगला साहिब में। गुरुद्वारे मेरे हिसाब से काफी जो है होगा। आप उधर जब डोनेशन करने जाए, आप उधर बोलेंगे कि मैं मतलब आया हूँ, तो आप मुझे रिसिप्ट देंगे, आप मेरे को बेनिफिट मिलेगा, दे देंगे। ठीक है जी, कहने का मतलब है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, डोनेशन इन काइंड नॉट एलिजिबल फॉर, कार बाइक दे रहे हैं कोई डिडक्शन नहीं मिलने की। आप एक इंसान है, उसने 5 लाख रुपए के कंबल बेच दिए, सर्दी में ऐसे लोग करते हैं, समझ रहे हो? क्या बोलते हैं, लिनन, कंबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्यान क्यों नहीं आ रहा, क्विल्ट, क्विल्ट। समझ रहे हो, क्विल्ट है, समझ रहे हो? तो बेसिकली ऐसे बहुत लोग करते हैं, तो क्या उनको कोई डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। कैश में अगर आपने करा तो मैक्सिमम कितने की? 2000। आप डिडक्शन कर रहे हैं, यू पेड 5000 इन अ सर टेम्पल, 2000 पर 10,000। मंथ है या फिर नहीं, मतलब टोटल है 2000? जी, साल की है जी, 2000 से ऊपर की एलिजिबल कैश की है ही नहीं। आप बार बार 2000 कर रहे हो, वो नहीं है, टोटल 2000 इन कैश, दैट्स इट। अदर देन कैश अलाउड, एंड देयर इज नो लिमिट, कितना ही डोनेट करिए आप। जैसे जैसे है जी, जैसे कि बैंक में डालो। उनके उसमें मतलब होता है वो चीजें। देखो, एक होता है दान पात्र होता है, और अगर आप प्रॉपरली हैवी अमाउंट करना आए हो तो आप उनकी बैंक डिटेल ले सकते हो, वो रजिस्टर्ड है तो दान उनका। पात्र में डालूंगा तो 2 की 2000। और तो बैंक बोले मैं में, दान पात्र में 1 लाख रुपए डालकर आ गया, कोई तेरी बात नहीं मानेगा, 2000। और बैंक में डालूंगा तो जितनी मर्जी सब डिडक्शन। हाँ, अब अगली बार ये मत कर लेना कि 50 रुपए डाल दो तुमको एक पर्ची कैश की तो अलाउड होती है। और क्या, हाँ, ले सकते हो उधर दान, मतलब बंदी आप पर्ची दे दो, हमें डिडक्शन चाहिए। यही बोलूंगा 100 हाँ, से बिल्कुल। बताया तो दोबारा डाल, तो 50 तक डालो तो 50 की रिसीप्ट, 50 नहीं, अरे चुप रहिए, तुम्हारी अलग टेंशन चल रही है जिंदगी में। तुम्हें 50 की करेंगे 2000 की।
अगर तुम्हें 50 रुपए डालेगा तो 2000 किससे ले लेगा फिर? तो मतलब 50 का डाल के 2000 का है तो ही डोनेट करेगा ये। सर यहाँ पे भी बेटे थोड़े फ्लैट कर्म भी डिडक्शन है अच्छे ना, हो ये गए। अमाउंट पेड नहीं है। अच्छे होते ना तो एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पे अमाउंट पेड नहीं है ना, मतलब 2000 फ्लैट डिडक्शन है मतलब। अ, हाँ, जो भी अमाउंट आप पे करेंगे उसके डिडक्शन, एंड कैश की तो बट मैक्सिमम 2000। मतलब अमाउंट पेड अगर वही जैसे आप एग्जांपल दे रहे हो 50 है तो 50 होगी या फिर 2000 होगी? 50 रुपीज पे करा आपने? मतलब मैं वही पूछ रही थी, अगर कम पे किया तो फिर क्या डिडक्शन है 50 रुपीज उसमें? और 2000, आप बताओ क्या क्या डिडक्शन लेना चाहते हो आप? सर लोअर होगा या फ्लैट होगा, मैं वही पूछ रही हाँ थी इस मैडम, केस फ्लैट तो नहीं मिलेगा में। ना, देखो है ना, ठीक है ठीक 50 है। रुपए देखो, 2000 की डिडक्शन तो नहीं मिलेगी ना, विच एवर इज। ठीक है सर। ये सीख रहे हैं बच्चे। ठीक है ना? तो अच्छा, एसएससी कौन है? एनईएसएससी। आप टाइम बताते रहिए, 2-2 मिनट बाद किसी को भी मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा सेक्शन है। मैं इसको स्टार्ट एक बेस करके, सिर्फ खत्म तो हो ही नहीं सकता, ये आधा घंटा लगेगा। सपोज करो मिस्टर ए है, उसने डोनेशन करी, 2 मिनट सिर्फ बोलूंगा। उसने अगर डोनेशन करी और अगर उसने कैश में 500 रुपए करी तो उसको कितनी डिडक्शन मिलेगी? 500। उसने कैश में 5000 कर दी तो 2000 रुपए तो नहीं मिलेगी। अगर उसने काइंड में करी तो मिलेगी ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो वो बैंक में करेगा तो जो भी अमाउंट मिलेगा। इसके बाद बच्चे देखा जाता है, ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इनकी कैटेगरीज बनी हुई है। और वो कैटेगरी कौन सी है? ABCD। इन ABCD में कौन कौन आएगा? BCD। हमें सारे नाम भी याद रखने पड़ेंगे। यानी कि जब आप डोनेशन करने जा रहे हैं, आप मुझे बोल रहे हैं सर मैं यहाँ वाले गुरुद्वारे जा रहा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा कौन सी लिस्ट में आएगा भाई। A में है, B में है, C में है, D में है। आगे समझिए, आप जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे उसका 100% डिडक्शन मिलेगी। तुमने 5 लाख कंट्रीब्यूट करा तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 5 लाख। यहाँ पे 5 लाख करा तो 50%, 2.5 लाख। यहाँ 5 लाख करा तो, यहाँ 5 लाख करा तो 150, 150। पहले आप बताइए। तो ये नो लिमिट वाला में आ रहा है ना, अदर देन कैश, लाइक बैंक ट्रांसफर बिल्कुल वगैरह करा बिल्कुल तो? मैम, ये वाला सारा बैंक की बात ही कर रहा हूं मैं। और अगर कैश भी अप टू 2000 तो वहां भी है, बट आप समझिए कि वट एवर यू डोनेट यू गेट 100% ऑफ 50, 150, 150। आप सीक्वेंस ठीक है बताओ। सर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विदाउट विदाउट। यहाँ क्या लिखा है? विद। इसका क्या मतलब है ये मैं बताऊं। कहने का मतलब एग्जैक्टली बाद में। कहने का मतलब है 4 कैटेगरीज है, 150, 150, और ये वाला विदाउट, विदाउट, विद, विद। और ये क्या होता है ये देखेंगे। हमको इन कैटेगरीज के नाम याद करने होंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कहानी चलेगी। और उसके बाद आपका ये सब होने के बाद 80 डबल जे डबल ए ये रहेगा, आधा घंटा चलेगा डबल जे डबल ए। 1.5-2 घंटे का भी हमारा डिडक्शन बच रहा है। 1.5 घंटे का सर प्रैक्टिस कब होगी? जब अगले दिन 1.5 घंटे लग जाएंगे तो हाँ जी, मैं आपको बुलाऊंगा, मे बी कल बुलाऊंगा या कल ही बुलाने के चांसेस होंगे। हाँ जी बता रहे ना। आज मैं फ्री 6 बजे हो रहा हूँ, 7 बजे पहुंचूंगा आज। ऑनलाइन बंद भी नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस या वो करके ना कुछ तो। सर ट्राई कर लो कि इस वाले मतलब वीक में एक्स्ट्रा क्लासेस इतनी नहीं हो, क्योंकि घर पे पढ़ना है। यस अकाउंट। क्या क्या हुआ? क्वेश्चन करना, बेड पे लेट के देखते रहेंगे। सर ये कह रही थी मैं कि इस वीक अगर पॉसिबल हो, मतलब बिफोर 31st, चाहे आप बिल्कुल 31st वाले दिन ही रख लो जितनी एक्स्ट्रा रखनी है, बट क्योंकि कोचिंग के बाद जो है टाइम जितना होता है ना उसमें पढ़ना है। समझ गया जैसे वो, आप मतलब आप 31st के प्रिपेयर दिन कर